एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर रसायन विज्ञान का अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 5 ही है या 6 होगा। आप लोग फिज़िक्स वगैरह देख चुके हैं और केमिस्ट्री चल ही रहा है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा जल्द ही लेक्चर शुरू होगा जो विश्व भूगोल के अंतर्गत जो अलग अलग कंटिनेंट्स हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से लेक्चर और PYQD यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। उसके अलावा जो करंट अफेयर जैसे घटनासार आपका पोस्टमार्टम किया जा चुका है उसको देख लीजिए। मार्च महीने का और अप्रैल महीने का करंट अफेयर आपको दिया जा चुका है और करंट अफेयर के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर क्या अभी जो पेपर हुए हैं जैसे उत्तराखंड हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका भी लेक्चर हो चुका है। जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। समय बहुत कम बचा है, अगर अब भी नहीं जागेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। ध्यान रहे, टेंशन लेकर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। शांति से आराम के साथ समय निर्धारित करिए अपना और समय के हिसाब से पढ़ते रहिए। एंजॉय भी करिए, पार्टी भी करिए और खुश रहिए। खुशी के साथ पढ़िए, तब दिमाग में बैठेगा। और रिवीजन पर विशेष फोकस। रिवीजन नहीं होगा तो आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ईंधन के बारे में देखते हैं। ईंधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। ईंधन क्या है? सबको पता है ईंधन क्या है। ईंधन वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। मतलब हवा में जलकर, हवा में यानी हवा, ऑक्सीजन आवश्यक है ईंधन को जलने के लिए, याद रखिएगा। जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए कि वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अभी सस्ता तो नहीं रहा, लेकिन उपलब्ध तो है, सस्ता नहीं रहा तो फिर भी अच्छा ईंधन है। अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी है, पर्यावरण के लिए बुरा है। और उसका ऊष्मीमान कैलोरिक वैल्यू उच्च होना चाहिए और जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। यानी पेट्रोल डीजल से हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो ये अच्छे ईंधन नहीं है। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, उसका प्रज्वलन ताप इग्नाइशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। तो ये सब अच्छे ईंधन के गुण हैं। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीमान क्या है? कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीमान ऊष्मा की वह मात्रा जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात होती है। मतलब 1 ग्राम जलाएं और ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो तो अच्छा ईंधन है। ठीक है, किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है। ओके, अपस्फोटन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अपस्फोटन यानी नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। मतलब कि पहले ही जल जाए, ऐसा ईंधन है कि पहले ही जल जाए, मतलब थोड़ा सा भी कुछ मिसमैनेजमेंट हो तो जल जाते हैं, विस्फोट हो जाता है। जैसे कि LPG वगैरह के सिलेंडर में आग लग जाती है कई बार। ठीक है, तो यही धात्विक ध्वनि जो होती है ये अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं, उपयोग के लिए उचित नहीं होते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अपस्फोट रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है टेट्राएथिलेट। ठीक है, अपस्फोटन मतलब जल्दी जले ना। ठीक है, नॉकिंग से बचने के लिए जल्दी जले ना, इसलिए टेट्राएथिलेट मिलाते हैं। सबसे अच्छा यही होता है, और भी होते हैं। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा। ओके, तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाएगा। अपस्फोटन कम होगा तो अच्छा ईंधन होगा। ऑक्टेन संख्या अधिक, अपस्फोटन कम। ऑक्टेन संख्या कम, अपस्फोटन अधिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। टेट्राएथिलेट अपस्फोटन को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ओके, और अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या आप जान गए।
ऑक्टेन संख्या अधिक होगी तो अपस्फोटन कम होगा, ऑक्टेन संख्या कम होगी तो अपस्फोटन अधिक होगा, ठीक है, ऑक्टेन नंबर। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर लिखा है गैसोहॉल, इथाइल एल्कोहल और पेट्रोल को जब मिलाते हैं तो गैसोहॉल बनता है। गैसोलीन प्लस एथेनॉल को भी गैसोहॉल कहते हैं ना। एंटी फ्रीजर एथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। एंटी फ्रीजर ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों में एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह मिलाया जाता है ताकि फ्रीज ना हो जाए पेट्रोल डीजल वगैरह। आप देखेंगे कि लद्दाख वगैरह में हमारी आर्मी रहती है तो वहाँ पर भी इस प्रकार का मटेरियल यूज होता है, नहीं तो जो ट्रक वगैरह होते हैं आर्मी के उनका पेट्रोल डीजल वगैरह जम जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है, एंटी फ्रीजर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन, ठोस ईंधन पता ही है, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन सब पता है आपको। अब ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, चारकोल सब पता है। द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रीट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल ये सब। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर, गोबर गैस, ये सब ये ईंधन है। अब यहाँ पर कोयला 4 प्रकार का होता है। इसके लिए ट्रिक है पीली बीए होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, तो उसको पी लिया यानी पीली, या फिर पीला कहिए या पीली कहिए, पी लिया मतलब पीली बीए, ठीक है। तो पीत, लिग्नाइट, बी से बिटूनस, ए से एंथ्रासाइट, पीली बीए, ओके। लेकिन ये याद रखिएगा, अब इधर से आइएगा, इधर से जा रहे हैं तो सबसे खराब पीत कोयला होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर बिटूमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है। नीचे से जाएंगे यानी एंथ्रासाइट क्या होता है, यह कोयले का सबसे उत्तम कोटि है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेहतर है, ओके। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है, यानी ये सबसे बेहतर है एंथ्रासाइट। उसके बाद थोड़ा सा उससे कम बेहतर बिटुमिनस है, फिर उससे कम बेहतर लिग्नाइट है, फिर उससे कम बेहतर पीत कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है कि इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा ब्राउन होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। पीत कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा कोयला, और सबसे बेहतर क्या बिटुमिनस या एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहीं पाए जाते हैं, तो कहीं पाए जाते हैं तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें कार्बन जितना अधिक होता है वो सबसे अच्छा होता है, जैसे एंथ्रासाइट। उसके बाद थोड़ा कम होता है तो बिटुमिनस, फिर थोड़ा कम लिग्नाइट, फिर पीत। याद रखिएगा ये चीज़ें। अब द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, स्प्रीट सभी द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन में बात करें तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्लड प्रेशर याद रखिएगा, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है किसमें, एलपीजी सिलेंडर में जो आपके घर में रखा हुआ है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। यही क्वेश्चन अभी बिहार पीसीएस ने पूछा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस यानी यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% तो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का यह मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर का यौगिक होता है, मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिथाइल मरकाप्टेन को मिलाते हैं जो सल्फर का यौगिक है, जिसके कारण हमें पता चले सुगंध क्या, उसकी मतलब गंध हमें पता चले कि एलपीजी से रिसाव हो रहा है, सिलेंडर से रिसाव हो रहा है, तो तुरंत जाकर हम लोग बंद कर देते हैं, ओके। तो यही मिलाते मिथाइल मरकाप्टेन, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए, ठीक है। याद रखिए मिथाइल मरकाप्टेन। गोबर गैस की बात करें तो आपको पता ही होगा, गीले गोबर, पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है, अच्छे तरीके से जलती है, ठीक है। लेकिन इसका रखरखाव कार्य मतलब कि इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है, तो दोनों काम होता है, तो लगाया भी जा सकता है। गोबर गैस का प्लांट आप अपने घर के आसपास कहीं लगा सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस, यह गैस बहुत ही महत्वपूर्ण, अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राकृतिक गैस वगैरह के बारे में तो कई बार पूछ लिया, अब प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा जाएगा। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। याद रखिएगा, 70% नाइट्रोजन,
25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका उष्मीमान बहुत ज़्यादा होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में इतना याद रखिएगा। अब जल गैस भी है, वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका उष्मीमान प्रोड्यूसर गैस से भी अधिक होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। ये याद रखिएगा। जैसे प्रोड्यूसर में हमने देखा कि 70% नाइट्रोजन है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ही जल गैस में क्या है कि 49% हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड 45 है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% है। ओके, ठीक है। एल्कोहल और पेट्रोल को जब मिला देते हैं तो पावर एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल और पेट्रोल को पावर एल्कोहल कहते हैं, याद रखिएगा। कोल गैस क्या है? कोल गैस यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी, कोल गैस के बारे में देखा, जल गैस के बारे में, प्रोड्यूसर गैस के बारे में। इस बार एक क्वेश्चन डन ही मारिए लगभग। अगर यहाँ पर दिमाग गया, पेपर जो भी सेट कर रहा हो, अगर उसका दिमाग यहाँ पर गया तो वो इसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है। 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस में। जल गैस में 49% हाइड्रोजन, 45% कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ये देखिए प्रोड्यूसर की कम है, उससे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, कोल गैस में भी कई चीज़ें हैं, जैसे 54% हाइड्रोजन है, 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है। ईंधन का उष्मीमान उसकी कोट का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो पावर अल्कोहल जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है, तो इसको पावर अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को जब पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में ईंधन में आपने बहुत कुछ देखा। एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का रहता है हमेशा। बिहार पीसीएस ने तो पूछा, यूपी पीसीएस का नंबर है। ठीक है, अब धातुओं की बात करें। मेटल क्या है, धातुएं क्या हैं, अगला चैप्टर है धातुएं। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है रसायन विज्ञान में, 2-3 चैप्टर और बचे हैं और संभवतः जितना पढ़ाया गया है यहाँ से संभवतः क्या यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और बेहतर तरीके से रिवीजन करिए, है ना। धातुएं क्या है, मेटल क्या है? ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, अधातुवर्ध तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा का भी और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। लोहे की एक रॉड ले लीजिए, उस पर करंट मतलब एक लगाइए, देखिए कैसे करंट फ्लो होता है, तुरंत आपके हाथ में लग जाएगा। और अभी उसको लेकर आग में ऐसे लेकर एक साइड से गर्म भी करेंगे तब भी उसमें ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो मतलब कि ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं ये। ठीक है, चालक होती हैं, लेकिन लकड़ी के केस में ये नहीं होता है। ओके, चांदी जो है विद्युत का सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। जैसे ये देखिए, सबसे ज़्यादा चालकता चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। ठीक है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चांदी सबसे अच्छी चालक है, उसके बाद तांबा है, एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, यूपीएससी भी बना सकता है, यूपीसीएस बना सकता है। कई चीज़ें, जैसे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तीसरा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, वहाँ पर लिख देगा अम्लीय होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऐसे करके ओनली 1, ओनली 2, बोथ, ऐसे करके ऑप्शन दिए जा सकते हैं यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। क्रोमियम ऑक्साइड इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है कि क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अब ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बार बार रिवाइज करिए। लूसेंट को हल्के मत लीजिए, ये देखिए लूसेंट ही है। सब चीज़ें जितना आपको केमिस्ट्री में आप कोई भी बड़ी बुक लेंगे वहाँ से छाँट कर लिखेंगे, कहीं पर अपना नोट्स बनाएंगे, वो चीज़ें दी गई हैं किसमें? आपके लूसेंट में ही दे दी गई हैं। लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए और भी बुक का प्रयोग करना चाहिए।
और वैसे भी हमने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सब जगह से हमने बताया आपको कि दृष्टि IAS हो या फिर उसके अलावा और भी कोई बुक हो, सबसे हमने उठाकर यहाँ पर लाकर लिख दिया है। घटना चक्र का भी मटेरियल लाकर हमने यहाँ पर लिखा है, इस पर बहुत मेहनत हुई है तब जाके ऐसे लिखे हैं हम, उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एल्युमिनियम, जिंक, लेड, PB के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। ओके। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा नहीं करता है, HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। तो ये धातुओं की से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्रोमियम ऑक्साइड को याद रखिएगा, उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, जबकि अन्य धातुएं क्षारकीय होती हैं। क्षारकीय धातुओं की प्राप्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। इसीलिए एल्युमिनियम सस्ता रहता है। एल्युमिनियम के तार वगैरह होते हैं वो जो सस्ते होते हैं लेकिन कमज़ोर होता है। कमज़ोर क्या, उतना उसकी जैसे वैल्यू भी कम है। और जैसे आपका एल्युमिनियम की वाइंडिंग करवाते हैं, कूलर हो गया, पंखा हो गया, तो ज़्यादा देर तक नहीं सही रहता है, एक ही सीज़न चलेगा। और वहीं अब अगर आप कॉपर बाइंडिंग करवाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक चलता रहता है। ओके, ठीक है, लेकिन काम कर देता है वो भी। खनिज, मिनरल, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जाता है। तो खनिज से ही जब निकाला जाता है धातुओं को तो उसको अयस्क कहते हैं, है ना। खनिज क्या है कि प्राकृतिक रूप में जो पाया जा रहा है, और जब उसमें से निकालते हैं तो उसको ओर कहते हैं या अयस्क कहते हैं। ठीक है। अयस्क से, जैसे कि अयस्क का सांद्रण होता है ओर्स का, कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसका निस्तापन होता है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होता है। और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका भर्जन होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है धातुओं को अलग करने की। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी गई हैं अलग अलग शुगर। अगर हम बात करें, फ्रूट शुगर होती है फ्रक्टोज, क्वेश्चन पूछा जाता है। मिल्क शुगर लैक्टोज होती है। टेबल शुगर को सुक्रोज, और ग्रेप शुगर जो होती है ग्लूकोज। और उसके बाद एस्पर्टेम, सैक्रिन भी होता है, एस्पर्टेम भी होता है, जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज़ किया जाता है। एस्पर्टेम वगैरह का यूज करते हैं लोग, जैसे जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है तो वो एस्पर्टेम का यूज करते हैं। सैक्रिन होता है, सैक्रिन जो 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है चीनी से। आप देखेंगे दिवाली वगैरह के सीज़न में लोग कहते हैं कि मिठाइयाँ सही नहीं हैं, तो ये बात सत्य है। वहाँ पर सैक्रिन वगैरह के लोग यूज करते हैं, जो मतलब शरीर के लिए सही नहीं होता है उसका उपयोग। वहीं शुगर जो होती है, चीनी होती है। अब चीनी 1 kg डालनी है, सैक्रिन आपको 200 ग्राम में काम हो जाएगा, 100 ग्राम में काम हो जाएगा 1 kg के बराबर। तो सैक्रिन सस्ता पड़ जाता है और लोग सैक्रिन का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। स्टेविया जो है नेचुरल स्वीटनर है। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से डन ही मान के चलिए, हमेशा पूछा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए। स्टेविया क्या है, नेचुरल स्वीटनर है। एस्पर्टेम, सैक्रिन जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फ्रूट शुगर जो फ्रक्टोज होती है, मिल्क शुगर लैक्टोज होती है, टेबल शुगर सुक्रोज होती है, और ग्रेप शुगर ग्लूकोज होती है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धातु कर्म, मेटलर्जी, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लश क्या है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लश कहते हैं। बाहर से मतलब कि अयस्क में गैंग यानी अशुद्धियाँ जो भी होंगी उनको हटाने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसको फ्लक्स कहते हैं। धातुमल क्या होता है, गैंग एवं फ्लक्स से मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। निस्तापन क्या है, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएं, तो निस्तापन होता है। और भर्जन, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, यानी रोस्टिंग की जाती है। भर्जन में इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीडाइज हो जाएं। ओके, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। स्मेल्टिंग क्या है, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर
के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन, भर्जन, स्मेल्टिंग वगैरह की जाती है। अब यहाँ पर सक्रियता श्रेणी है। 11th-12th में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे और हाई स्कूल में भी क्वेश्चन पूछे जाते थे और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछा जा सकता है कि सबसे सक्रिय कौन सी धातु है, तो सबसे सक्रिय जो है पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर यहाँ पर लोहा या फी है, फिर सीसा लेड है, फिर हाइड्रोजन, फिर कापर है, फिर पारा Hg है और फिर Ag जो है चांदी है, फिर उसके बाद Au यानी सोना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम है, सोडियम है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में लिखा जा सकता है कि अभिक्रिया के आधार पर इनको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आधार पर। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है, उसके ऊपर चांदी है, फिर पारा है और तांबा है। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोजन मतलब संक्षारण क्या है भैया, देखते हैं, ठीक है। धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अब धातु कोई है, लोहा है, वायु के द्वारा, नमी के द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जंग लगती है। यही तो कोरोजन है, लोहा में जंग लगना। तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है ये सब। अब जैसे हम बीटेक फर्स्ट ईयर में थे तो केमिस्ट्री चल रहा था, वहाँ पर केमिस्ट्री भी होता है, फर्स्ट ईयर में होता है। तो केमिस्ट्री में एक मैम थी, वो शायद यही पढ़ा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि अगर एक लोहे का रॉड है और उसको हम बाहर ऐसे फेंक देते हैं, मतलब बाहर कैंपस में फेंक देते हैं या फिर बाहर रोड पर कहीं फेंक देते हैं, तो क्या होगा। तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि मैम कबाड़ी वाला उठा ले जाएगा, मतलब कि कबाड़ी वाला उठा ले जाएगा। ये नहीं, उनका मतलब था कि बाहर जो कि आर्द्रता वायु के साथ वो अभिक्रिया करेगा और इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, लेकिन वो कह रहा है कबाड़ी वाला उठा ले जाएगा उसको। तो चलिए, कोरोजन, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताएं क्यों होता है। चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं संक्षारण के कारण। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ जो होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3 X यानी पॉइंट में रहेगा वहाँ पर, H2O होता है। जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है, ठीक है। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। कई चीज़ें आपको देखने को आज मिल रही हैं। थोड़ा सा पानी पी लें हम। लेक्चर को आज बड़ा रखा जाएगा, शांति से सुनते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एसिड लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो बचाते ही हैं, सब लोग पेंट वगैरह करते हैं। एसदलेपन क्या है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसदलेपन कहते हैं। जस्ते की पतली परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, एसदलेपन कहते हैं। जिंक को जस्ता कहते हैं, जिंक की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं, एसदलेपन कहते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर थी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन आयरन और स्टील पर, यही चीज़ है गैल्वेनाइजेशन। रेड इंक क्या होती है, ईओसिन, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। रेड इंक को ही ईओसिन सुमेलित करने के लिए दे देता है। फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर नहीं लीव्स, चलिए इसको हम कमेंट वो करेंगे, यहाँ पर सही नहीं लिखा गया, फोलियर एप्लीकेशन होगा। यूरिया NH2CO NH2, NH2 को NH2 NH2CO NH2। चलिए इसको देख लेंगे। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र, अब तांबे की बात कहें कि तांबे की वस्तुएं किस कलर की हो जाती हैं, जब उसमें मतलब उसमें क्या होता है कि संक्षारण कोरोजन वाली स्थिति आती है, तो तांबे की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, तांबे की वस्तुएं पर क्या हो जाता है, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कापर कार्बोनेट होता है। CuCO3 कापर कार्बोनेट बन जाता है। क्यों बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कापर क्या करता है, वायु में कापर क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और जो नया पदार्थ बनता है वो हो जाता है कापर कार्बोनेट। जैसे लोहे में फेरिसोफेरिक ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, H2O और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके।
खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ। अब सिल्वर किसके साथ अपक्रिया करता है? सल्फर के साथ अपक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। यानी चांदी की वस्तुएं क्या होती हैं? चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ठीक है, सल्फर के साथ अपक्रिया करके और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसलिए ऐसा होता है। कापर की वस्तुएं क्या होती हैं? कापर की वस्तुएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कापर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो अगला पदार्थ बन जाता है कापर कार्बोनेट। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड लोहे में बनता है, ठीक है। अभिक्रिया के आधार पर यहाँ पर अभिक्रिया के बारे में हमने देख लिया। चलिए देखते हैं आगे भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। धातु प्रदूषक भी कुछ हैं, कुछ भारी धातुएं में जल में कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम होता है, लेड होता है, पारा होता है, सीडियम, एच गुर्दों को नष्ट करते हैं। ये सब चीज़ें तो उसका पार्ट है इन्वायरमेंट का, लेकिन देख लेंगे उसको, इन्वायरमेंट में देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है टंगस्टन, ठीक है, संकेत। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है, याद रखिएगा। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जिरकोनियम एलॉय जो होता है, जिरकोनियम की धातु जो होती है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो जिरकोनियम एलॉय जो होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए किस में प्रयोग होता है इसका? इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है, जिरकोनियम एलॉय का। याद रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। यहाँ पर स्टेजनस, उसको छोड़िए, यहाँ पर है सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है, याद रखिएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में, छोड़िए, आतिशबाजी के दौरान, आतिशबाजी पटाखे जलाते जब शादी वगैरह में, तो हरा रंग जो होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग जो ऊपर जलता है, ठीक है, और लाल रंग क्या होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और सबसे प्रबल अपचायक है। सबसे हल्का है लिथियम, ठीक है, और सबसे भारी जो है ओस्मियम है, भारी धातु, ओके, ठीक है। हाँ, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिनम हो गया, विस्मत हो गया, अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, चांदी भी है, फिर तांबा है, प्लेटिनम तथा विस्मत अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। किसी के साथ मिल के अपना नया संयोग नहीं बनाते हैं, ये लोग अकेले रहते हैं। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम। अब यहाँ पर पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। C60 ना, C60 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। सोडियम परऑक्साइड याद रखिए, सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में क्या यूज होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, ये भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए। और अचार हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको सिरके के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद उसको सरसों के तेल वगैरह में रखा जाता है, ख़राब ना हो, प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। उसके अलावा कुछ फ्रूट वगैरह होते हैं, उनको जैसे कि विदेश में भेजा जाता है, अमेरिका वगैरह में भेजा जाता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उस पर जो होता है कि रेडिएशन वगैरह किया जाता है, ठीक है, वो भी अलग चीज़ है। यहाँ पर प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्लांट पौधे जो है कि नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। और नाइट्रोजन यूरिया में प्रेजेंट होती है एमाइड के फॉर्म में। नाइट्रोजन जो होती है यूरिया में NH2CO यूरिया का ये है ना फार्मूला, NH2CO में नाइट्रोजन जो होती है एमाइड के फॉर्म में होती है, और लेकिन प्लांट रिसीव करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, ओके। हाँ, नाइक्रोम निकिल क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकिल
क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, आपको पता होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और भी कोई चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ पर और देख लेते हैं हम। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है। ओके, हाँ, यहाँ पर और चीज़ें हैं कि शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और अधिकता से लौहमयता रोग हो जाता है। लौहमयता, अफ्रीका के बांटू होती हैं, बांटू आदिवासियों में लौहमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। लोहे के बर्तन में वो लोग बियर वगैरह का यूज करते हैं, बांटू जनजाति, इसलिए उनमें लौहमयता पाया जाता है और लोहे की कमी, आयरन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा रोग? विल्सन रोग हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है। ओके, टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहा जाता है। टिन की अधिक मात्रा होती है तो कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। मिक्स फर्टिलाइज़र कौन सा है? अमोनियम सल्फेट को मिक्स्ड फर्टिलाइज़र कहते हैं। 21% नाइट्रोजन, 24% सल्फर होता है। अब देखिए, ये देखिए, CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कहते हैं, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेखपाल वगैरह भी जो लोग दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। CuSO4 × 5H2O को कॉपर सल्फेट कहते हैं, यही नीला थोथा होता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा यही होता है जो खाने के सोडे के रूप में यूज होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है और Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। बाई जब लग जाएगा तो यानी बीच में H है तो बेकिंग सोडा वो हो जाएगा, बाई 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 यानी बेकिंग, ठीक है। NaH यानी एक H बीच में हो जाएगा और यहाँ पर Na2CO3 करेंगे तो वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको अभी के अभी याद कर लीजिए, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, हमको भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अभी क्लियर हो गया। NaHCO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कॉपर सल्फेट इसी को कहते हैं, ठीक है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड होता है और भी चीज़ें होती हैं। और जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी है चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर चलिए, कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। हाँ, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92 यूरेनियम 238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम कार्बाइड का यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, क्वेश्चन चलिए अभी हमें याद नहीं आ रहा है। तो यूरेनियम का उपयोग मतलब उत्पादन झारखंड में होता है, तो इसके बारे में यूरेनियम से रिलेटेड भी एक आध लेक्चर बनाएंगे हम। अब हमने NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना, ये लाइट येलो कलर होता है, वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 याद रखिएगा। NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है। और यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट की बात की तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। CuSO4 × 5H2 नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। अब अगला चैप्टर अधातुएँ हैं, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हैं। नॉन स्टिक पैन जो बनते हैं, पैन पता है ना, पैन नहीं पता तो सर्च करिएगा। टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज होता है, जिसको फ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में यूज होता है? फोटोग्राफी में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं, ओके। और यहाँ पर अब जो अधातुएँ हैं उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 2 4 5 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से पूछे गए तो ये जो पढ़ाया गया है आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप UPSSC पेट वगैरह देना है या फिर आपको देना है लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम यूपी में जो होने वाले हैं, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो छोटे एग्ज़ाम भी दिया करिए। एक नौकरी लग जाती है तो सेफ़ रहता है, सही रहता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है और एक लेक्चर और बचा है, रसायन विज्ञान कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका कर्तव्य बनता है, अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो करिए,
सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और क्विज में पार्टिसिपेट करिए। अब हम थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के क्विज डालने वाले हैं। वैसे क्विज शुरू हो चुके हैं, करंट अफेयर के भी क्विज बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर आपको कंप्लीट किया जा चुका है, अब तक के करंट अफेयर। ई दृष्टि जैसे ही मार्केट में आएगी उसका करंट अफेयर पूरे तरीके से जो महत्वपूर्ण है उसको आपको पोस्टमार्टम किया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत